हाँ भाई हाँ, इस घर में तो भगवान ने हमें सिर्फ गुलामी करने के लिए भेजा है। कोई महारानी बनकर इत्तर छिड़के, कोई तितली बनकर हवा में उड़े, और एक हम है जो सुबह से इस काले चूल्हे के सामने अपनी जवानी स्वाहा कर रहे हैं। पर हमारी मेहनत किसे दिखती है? अरे संध्या, क्यों री, क्या आग लगी है तेरी इस रसोई में? आज इस सारे घर के बासन बर्तन फोड़ के मानेगी क्या? और यूं बर्तनों का परले क्यों ला रखा है तूने? मम्मी जी, रसोई में कोई आग नहीं लगी है। आग तो आपकी इस लाडली, दुलारी और आंखों की तारे छोटी बहू ने पूरे मोहल्ले में लगा रखी है। जरा आंखें खोलकर देखी, कैसे मुमताज बनी घूम रही है। पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे मैडम के, रोज का यही तमाशा है इनका। चलिए आज फिर से किटी पार्टी में सबका परपंच करने। अरे जरा नजर तो डाल लो मम्मी जी। मम्मी जी, आज हमारे सखी सहेली क्लब की मीटिंग है, सब सहेलियां आ रही है, थोड़ा लेट हो जाओ तो प्लीज गुस्सा मत होना। जा बहू जा, घूम करा, उम्र है अभी घूमने फिरने की। पर यो तो बता, वैसे आज तेरी इस किट्टी पार्टी में खाने को क्या क्या मिलेगा? वो गोलगप्पे, चाट, टिक्की और समोसे तो मिलेंगे ना? तो रीटा, मेरे लिए भी ना 2-4 पैक करवा के ले आना। अरे मम्मी जी, आप भी किस दुनिया में जी रही हैं? वहाँ खाने वाने का तो बस एक बहाना है, असली चीज तो कुछ और ही है। वहाँ उस किट्टी पार्टी में दूसरों के घर की इज्जत के चिथड़े उड़ाए जाते हैं। 10 लुगाइयां एक साथ एक बंद कमरे में बैठेंगी तो देश के विकास की बातें तो करेंगी नहीं, बस परपंच, निंदा, चुगली और बवाली तो करेगी। अरे तो तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तू भी चली जाया करना किट्टी, रोक तो रखा नहीं मैंने तुझे। मम्मी जी, मुझे तो ये सब फालतू बातें रत्ती भर भी पसंद ना है। 10 लुगाइयों को बिठाकर जो ये सब किया जाता है ना, मेरे तो संस्कार ही ऐसे ना है। मेरे माता पिता ने मुझे ये सब गंद नहीं सिखाया कि घर बार छोड़कर सड़कों पर घूमूं। अरे बड़ी बहू, तुझे तो जानना ही चाहिए, तभी तो ये तेरा उतरा हुआ मुंह थोड़ा सुधरेगा। दिन भर तो ये तेरे चेहरे पर 12 बजे रहते हैं, जैसे पूरे देश का टैक्स तू नहीं चुकाना हो। और रीटा गई है तो अपने खसम के पैसे से गई है, और सांप तेरी छाती पर लौट रहे। ना मम्मी जी ना, मुझसे नहीं होगा ये सब ढोंग। ये सब तो सरासर फालतू काम है। पैसे का पैसा वेस्ट होता है, समय का समय बर्बाद होता है। इससे तो लाख गुना अच्छा है कि बंदा अपने घर पर रहे, मर्यादा में रहे, अपने घर परिवार और बच्चों को देखे, भगवान का नाम ले। इस सब फालतू चीजों को करने का भला क्या मतलब है? और वैसे भी इस घर में तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब है। घर के सारे काम, झाड़ू पोछा चौका बर्तन, गर्मा गर्म रोटियां सेकना, अब सारे काम मैं अकेली कर करके मर जाऊं। और मैडम सज धज के चेहरे पर पाउडर थोप कर हवा खाने को मैं? ये कहाँ का न्याय है मम्मी जी? दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सुबह 6:30 बजे उठकर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, पोछा किया और सारे कमरों की डस्टिंग भी की। सारे गंदे कपड़े उठाकर वॉशिंग मशीन में मैंने ही तो डाले और उन्हें सुखाया भी। दोपहर की सब्जी भी मैंने काट कर रखी है, बस रोटियां सेकना बाकी था, जिसके लिए आपने खुद कहा था कि अब दोपहर को गरम गरम सेकेंगी। फिर आप ये सारा इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रही हैं? मुझे मत सिखाओ, 4 काम क्या कर लिए जैसे मुझ पर एहसानों का पहाड़ तोड़ दिया हो। सारा एहसान तो तुम मुझ पे ही जता देती हो सबके सामने, जैसे मैं ही अकेले खाऊंगी क्या? अरे जाओ जाओ, तुम्हारी वो VIP सहेलियां रास्ता देख रही होंगी ना तुम्हारा। कहीं तुम्हारी इस देरी की वजह से किसी दूसरे का घर का परपंच, किसी की बहू की बुराई छूट ना जाए। अरे जाओ, देर हो रही है महारानी को। अच्छा मम्मी जी, मैं चलती हूँ, बाय बाय। चल, वो तो गई अपनी सहेलियों के पास। अब सुन रे संध्या, मैं भी जा रही हूँ सत्संग में। आज मंदिर में पंडित जी विशेष कथा वांचन कर रहे हैं। तेरे बाबूजी के नाम की माला भी तो जपनी है मुझे। क्या मम्मी जी, आप ही कमाल है। अभी तो आप कल सुबह पूरे 15 दिन की तीर्थ यात्रा करके हरिद्वार से लौटी है। आपके पैर की धूल भी नहीं सूखी घर में कि फिर से सत्संग के बहाने बाहर भागने की तैयारी। घर में टिकना तो जैसे किसी को पसंद ही ना आया। अब तो इस उम्र में क्या करूंगी रे मैं? है, तीर्थ ना जाओ, सत्संग ना सुनो, भगवान का नाम ना लो, तो क्या थारे इस 24 घंटे गुस्से से उबलते हुए मुंह को देखते रहो दिन भर? तेरी बातें सुनो। बुढ़ापे में तेरे ससुर की आत्मा को शांति दिलवानी है कि ना दिलवाऊं? रोज रोज की चिक चिक और किच किच से तो सत्संग की कीर्तन वाली आवाज लाख गुना भली है। मैं चली, तू कर थारा चौका बर्तन। कुंती देवी भी चली गई। अब दोपहर के करीब 3 बजे थे। बाहर तेज धूप थी और घर के अंदर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी मुख्य दरवाजा खुला और संध्या का पति मानवेंद्र अंदर आया। वो ऑफिस के कुछ जरूरी कागजात घर पर भूल गया था, इसलिए लंच टाइम में उन्हें लेने आया था। अरे संध्या, जरा 1 कप कड़क अदरक वाली चाय बना देना। आज ऑफिस में काम का इतना प्रेशर था कि सिर फटा जा रहा है। थोड़ी सी शांति और 1 कप चाय मिल जाए तो जान में जाना है। हाँ क्यों नहीं, चाय तो भी हाजिर होगी। मैं तो इस घर की बंदी बंदाई बिना पगार की नौकरानी हूँ ना।
जो भी इस घर की चौखट के अंदर पैर रखेगा सीधा मुझ पर हुक्म चलाएगा, संध्या चाय लाओ, संध्या पानी लाओ। बाकी सब तो इस घर में सिर्फ ऐश करने और महारानी का तमगा लेने के लिए पैदा हुई है ना। तुम्हारी माँ और तुम्हारे उस लाडले छोटे भाई की बीवी, वो दोनों बस राज कर रही है, राज। सारा काम, सारी मुसीबतें सब आगन संध्या के मत्थे मरती है भगवान ने। अरे अरे, क्या बात हो गई संध्या? सुबह सुबह ऑफिस गया तब तो सब ठीक था, अब आते ही तुमने अपनी मशीन गन की तरह गोलियां दागना शुरू कर दिया। बिना रुके बोली जा रही है। साफ साफ बोलो ना, आखिर बात क्या है? बात जानिए, आपको अपनी आंखों के सामने का पर्दा हटाना है तो सुनिए फिर ध्यान खोलकर। आपकी पूज्य माता जी, जो अभी कल सुबह ही तीरथ से लौट कर आई थी, घर का काम संभालने के बजाय अब दोपहर होते ही फिर से सत्संग में भाग गई। और आपकी वो प्यारी दुलारी बहू जी, वो मैडम, सुबह से ही सज धज कर चेहरे पर 7 परत का मेकअप थोप कर अपनी किटी पार्टी में उड़ गई। पूरे घर का, रसोई का, सफाई का बोझ इस अकेली जान पर डाल दिया है। अरे तो इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है संध्या? माँ की उम्र हो गई है, बुढ़ापे में वो अपनी सहेलियों के साथ भगवान का भजन करने और सत्संग सुनने चली गई तो क्या गुनाह कर दिया? और रीटा अगर अपनी उम्र सहेलियों से मिलने के लिए, थोड़ा मन बहलाने के लिए किटी पार्टी में चली गई तो इसमें तुम्हारा दिल क्यों दुख रहा है? अगर तुम्हारा भी इतना ही मन करता है तो तुम भी चली जाया करो कभी कभार बाहर घूमने। किसने रोका है तुम्हें? मेरा दिल क्यों दुखेगा भला? और मैं जाऊं ऐसी जगह पर? राम जी भला करे, मुझे इन सब फालतू ओछे और गिरे हुए कामों का कोई शौक ना है। ये सब औरतें जो किटी पार्टी में जाती है ना, वहां सिर्फ दूसरों के घरों का परपंच करने जाती है। पूरे मोहल्ले का, पूरी कॉलोनी का कूड़ा कचरा गंदी बातें एक जगह जमा करती है। मैं कभी ऐसी जगह पर ना जाती, समझे आप? मुझे अपने खानदान के मर्यादा और अपने मान सम्मान की चिंता है। अच्छा, तुम सच में कहीं नहीं जाती? तुम इतनी ही संस्कारी और मर्यादा वाली हो तो जरा मुझे ये तो बताओ संध्या, अभी कुछ दिन पहले पड़ोस वाली ताई जी ने तुम्हें अपने घर बुलाया था ना, उनके घर पर सत्यनारायण भगवान की बड़ी पूजा थी, हवन था, तब तुम क्यों नहीं गई? उन्होंने तो खुद आकर बड़े प्यार से तुम्हें निमंत्रण दिया था, तुम्हें तो वहां जाना चाहिए था। आप आदमी लोग ना बहुत भोले होते हैं, आपको अंदर की राजनीति समझ में नहीं आती। पूजा वूजा तो बस एक दिखावा है, एक बहाना है जी, अंदर की बात आप नहीं जानते। वहां पूजा के नाम पर मोहल्ले की सब लुगाइयां इकट्ठा होकर बस बवाल काटने बैठती है। फलाने की बहू का चक्कर किसके साथ है, ढिकाने का बेटा आवारा घूमता है, यही सब बातें तो होती है वहां। मैं नहीं जाती ऐसी जगहों पर जहां लुगाइयों का परपंच और बवाल होता है। मुझे अपने घर में शांति पसंद है। मानवेंद्र चुप हो गया। उसने अपनी पत्नी संध्या के चेहरे को ध्यान से देखा। सब पता है तुम्हारा भाग्यवान, अब लगता है तुम्हारी पोल खोलने का समय आ गया है। अच्छा ठीक है संध्या, मुझे चाय नहीं चाहिए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहीं कैंटीन में पी लूंगा। शाम को मैं माँ जी, रविंद्र और रीटा को रास्ते से ही अपनी गाड़ी में पिक करके एक साथ घर लाऊंगा, तुम घर पर ही रहना। मानवेंद्र बाहर निकला और अपनी कार में बैठते ही उसने अपने छोटे भाई रविंद्र को फोन लगाया। हेलो रविंद्र, सुनो, ठीक 5 बजे तुम और रीटा माँ जी को लेकर मंदिर के बाहर मिलना, मैं गाड़ी लेकर आऊंगा, आज हम सब साथ घर चलेंगे। भाई साहब क्या हुआ अचानक ये सब? अरे तू बस तैयार रहना। शाम को गुप्ता निवास में पूरी तरह सन्नाटा था। संध्या सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। तभी मुख्य दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। खट खट। संध्या ने लपक कर दरवाजा खोला। अरे कामिनी, आओ आओ, अंदर आओ बहन, बैठो ना सोफे पर। अरे तुम तो बिल्कुल सही समय पर आई हो। मैं तो इस सुने घर में अकेले अकेले ना बोर हो रही थी। अरे मैं तो वो बस थोड़ी जमावन लेने के लिए 2 मिनट को आई थी। वैसे संध्या भाभी जी सब ठीक ठाक? आज घर में बड़ा सन्नाटा पसरा हुआ है। आपकी वो तीखे तानों वाली सास और वो मॉडर्न देवरानी कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या आज फिर कोई महाभारत हुई है घर में? अरे छोड़ो ना कामिनी, उन दोनों का नाम मेरे सामने मत लिया करो, मेरा खून खौलने लगता है। दोनों की दोनों घर से गायब है। एक को बुढ़ापे में सत्संग और सहेलियों का चस्का लगा है, तो दूसरी को अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में नोट उड़ाने का। इस घर की मर्यादा की, इज्जत की तो कोई फिक्र ही ना है उन लोगों को। सारा बोझ मेरे सिर पर है। वैसे भाभी जी, मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि आप इतनी सुंदर हो, इतनी समझदार हो, फिर भी आप कहीं बाहर आती जाती क्यों नहीं? इस 4 दीवारी के अंदर आपने खुद को बंद करके रखा है। जरा बाहर निकला करो, दुनिया देखा करो, किटी विटी ज्वाइन कर लो ना भाभी जी। अरे ना बाबा ना कामिनी, मुझे ये सब बाहर घूमना, बवाल करना बिल्कुल पसंद ना है। तुम तो बचपन से जानती हो मुझे मेरा स्वभाव कैसा है। जहाँ 4 औरतें मिलने नहीं की दुनिया भर का बवाल, चुगली और कीचड़ उछालना शुरू। मुझे ना उस बकवास से, उस गंदगी से दूर रहना ही अच्छा लगता है। मैं अपनी घर के मर्यादा में खुश हूँ। अरे भाभी जी, आपकी बातें सुहाने सच है।
पर सुनो, क्या तुमने उस शर्मा जी की छोटी बहू की ताजी बात सुनी जो कल रात को हुई है? कौन? वो शर्मा जी की छोटी बहू जो हमेशा लंबा घूंघट निकाल के इतनी सीधी बन के चलती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। क्या हुआ उससे? जरा साफ साफ बताओ ना कामिनी, क्या बात हो गई कल रात? हाँ हाँ भाभी जी, वही सुना है। कल रात उसके घर में बहुत बड़ा तमाशा हुआ है। उसका पति अपनी माँ से बिल्कुल अलग होने की बात कर रहा था। उस छोटी बहू ने पूरे घर को सिर पर उठा लिया था। रोना धोना बर्तन फेंकना सब हुआ। अरे रे, मुझे तो ये बात पहले से पता थी कामिनी। मुझे तो भगवान ने ऐसी नजर दी है कि मैं इंसान के लक्षण देख के बता दूं। उस दिन जब वो नल पर पानी भरने नहीं आई थी तभी उसके ढंग मुझे ठीक ना लगे थे। अरे शक्ल तो देखो उसकी, जैसे छुई मुई बनी फिरती है। सती सावित्री का रूप धर रखा है पर अंदर से पूरी छुरी है, छुरी कतई नागिन। अपनी सास को तो वो एक दाना अन्न का ना दे। बेचारी बूढ़ी माँ दाने दाने को तड़पती रहती है कमरे में। और सुनो कामिनी, तुम उस गुप्ता जी के बड़े लड़के को तो जानती हो ना जो शहर में पढ़ता है? हाँ भाभी जी, वो बड़ा लड़का जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने शहर गया है, उसका क्या हुआ? वो तो बड़ा संस्कारी लड़का है ना। अरे राग समझती हो तुम भी। वो शहर में कोई पढ़ाई वढ़ाई ना कर रहा है कामिनी, सब झूठ है, छलावा। उस दिन मेरे दूर के भाई ने उसे शहर के एक बड़े मॉल के पास एक लड़की के साथ मोटरसाइकिल पर घूमते देखा था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंस हंस के बातें कर रहे थे। गुप्ता जी तो पूरे मोहल्ले में सीना फुलाकर घूमते हैं, कहते हैं मेरा बेटा तो हीरा है, खानदान का नाम रोशन करेगा। अब उन सीधे गुप्ता जी को कौन समझा है कि उनका वो हीरा बाजार में कौड़ियों के भाव बिक रहा है, आवारागर्दी कर रहा है। अरे बाप रे भाभी जी, आपकी नजर की दाद देनी पड़ेगी। आपको तो पूरे मोहल्ले की एक एक घर की अंदर की खबर रहती है। और वो जो नई किराएदार आई है मिश्रा जी के ऊपर वाले पोर्शन में, मैं बताऊं? आजी उसकी तो बात ही मत करो कामिनी, थू है ऐसी औरतों पर। दिन में 4 बार तो उसके कपड़े बदलते हैं, कभी लाल साड़ी कभी पीला सूट। पता नहीं कहाँ से इतना पैसा बरस रहा है उस पर। उसके पति की नौकरी तो बस नाम की है, क्लर्क है वो, पर मैडम के ठाठ देखो जैसे किसी राजा की रानी हो। मुझे तो दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली लगती है। जरूर कोई ना कोई गहरा चक्कर है। और हमारी इस छोटी बहू रिट्टा को देखो, वो भी उसी मिश्रा जी के किराएदार बहू के साथ बड़ी सहेली बनी फिरती है। रोज शाम को दोनों छत पर खड़ी होकर फुसफुसाती है। सच्ची कहा है किसी ने, चोर चोर मौसेरे भाई, जैसे खुद है वैसी ही सहेली ढूंढ ली। तभी रात के 8 बज चुके थे। घर के बाहर मानवेंद्र की कार आकर रुकी। कार में से मानवेंद्र, रविंद्र, रीटा और सास कुंती देवी उतरे। मानवेंद्र ने सबको उंगली से शांत रहने का इशारा किया। रविंद्र, रीटा और माँ जी, सब लोग बिल्कुल चुपचाप अंदर कदम रखना, कोई आवाज नहीं करेगा। आज हम संध्या का लाइव शो सुनेंगे। मानवेंद्र ने जेब से अपना स्मार्टफोन निकाला। उसने फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया। चारों दबे पांव घर के अंदर लॉबी में दाखिल हुए। लिविंग रूम का दरवाजा आधा खुला था, जहां से संध्या और कामिनी की ऊंची और साफ आवाजें बाहर आ रही थी। मानवेंद्र ने चालाकी से अपना फोन लिविंग रूम के पास वाले छोटे टेबल पर रख दिया ताकि संध्या की हर एक बात साफ रिकॉर्ड हो सके। अरे कामिनी, मैं तो साफ कहती हूँ, इस पूरे मोहल्ले की औरतें ही खराब है। वो वर्मा जी की बड़ी बेटी को देखा है तुमने? कॉलेज जाने के बहाने सज धज के निकलती है और रास्ते में कहाँ कहाँ घूमती है, सब जानती हूँ मैं। और मेरी इस बुढ़िया सास को देखो, पैर कब्र में लटके है, खांसा नहीं जाता ढंग से, पर तीरथ और सत्संग के नाम पर ऐसे भागती है जैसे कोई जवान लड़की मेले में बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो। घर में एक पैसे का काम नहीं करती, पर सुबह से शाम तक हुक्म चलाना आता है उन्हें। ये सुनते ही दीवार के पीछे खड़ी सास कुंती देवी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने अपनी लाठी को कसकर पकड़ लिया। और भाभी जी, आपकी देवरानी रीटा, वो तो बड़ी भोली लगती है। अरे वो तो एक नंबर की मक्कार और चालबाज है कामिनी, तुम उसकी भोली शक्ल पर मत जाओ। वो जो किट्टी पार्टी के बहाने अपनी सहेलियों के घर जाती है ना, वहाँ कोई बातचीत नहीं होती। अंदर की बात यह है कि वे सब मिलकर वहाँ जुआ खेलती हैं, ताश के पत्ते चलते हैं वहाँ। और तो और वो रिट्टा दूसरों के पतियों पर डोरे डालती है, नजर रखती है। घर में तो सबके सामने ऐसी सीधी बन के बैठती है जैसे साक्षात गाय हो, पर असल में वो छुपी रुस्तम और चुड़ैल है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया संध्या, खूबसूरत, ऊंचे और संस्कारी विचार है तुम्हारे। वाकई तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत ही लाजवाब संस्कार दिए। आप तो ऑफिस गए थे ना, 10:30 बजे आते हैं ना। मम्मी जी, रीटा आप सब एक साथ कैसे? मानवेंद्र आगे बढ़ा। उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और उसकी रिकॉर्डिंग का प्ले बटन दबा दिया। पूरे कमरे में संध्या की ही आवाज गूंज उठी। बुढ़िया सास पैर कब्र में लटके है, रीटा जुआ खेलती है।
अच्छा संध्या भाभी, मेरा मतलब है भाई साहब मैं चलती हूँ, घर पर ना मेरा दूध उबल रहा होगा, मुझे बहुत काम है। कामिनी बिना पीछे मुड़े दबे पैर वहां से हवा के झोंके की तरह 9-2-11 हो गई। अब सास कुंती देवी आगे आई। क्या रे संस्कारी बहू और ये मर्यादा की मूरत, अब तेरे वो ऊंचे संस्कार कहाँ घास चरने गया रे? तन्ने तो बड़ी कौफ्त होवे थी ना दूसरों की चुगली और निंदा से। तू तो रोज कहती तेरे माँ बाप ने ऐसा गंदा ऐसा नीच बात करना ना सिखाया तुझे। तो ये जो पिछले 3 घंटे से थारी जिप कैंची की ढाल ढल चल रही थी, यो क्या भगवान का कीर्तन था? मुझे क्या रही है मेरे पैर कब्र में लटके है, मेरी मौत का इंतजार कर रही है क्या तू? और मैं मेले की लड़की ढाई घूमू हूँ? मम्मी जी वो बात ऐसी नहीं है, वो तो कामिनी जबरदस्ती मुझसे पूछ रही थी। दीदी मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? इस घर में आने के बाद मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना। अगर मैं अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में चली जाती हूँ तो क्या मैं वहां जुआ खेलती हूँ? क्या मैं दूसरों के पतियों पर नजर रखती हूँ? आपने मेरे चरित्र पर इतना बड़ा और गंदा दाग लगा दिया। आपको भगवान से थोड़ा तो डरना चाहिए था दीदी। बोलो संध्या, अब तुम्हारी उस कैंची की तरह चलने वाली जुबान को क्या अचानक लकवा मार गया है? अभी तो तुम बड़ी बहादुरी से कह रही थी कि रीटा जुआरी है, माँ जी आवारा घूमती है, मोहल्ले की सारी लड़कियां खराब है। खुद को तुम इस घर की इकलौती ईमानदार सती सावित्री और संस्कारी औरत घोषित कर रही थी ना। अब बोलो चुप क्यों? संध्या, दूसरों की कमियां निकालना और खुद को महान बताना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन जो इंसान पीठ पीछे अपने ही परिवार की इतनी घटिया बुराई कर सकता है वो कभी संस्कारी नहीं हो सकता। आज तुमने खुद अपने हाथों से अपना वो संस्कारी मुखौटा उतार फेंका है। आज तुमने साबित कर दिया कि असली परपंच और गंदगी इस घर में रीटा या माँ जी में नहीं, बल्कि तुम खुद अपनी जुबान से फैला रही हो। हाँ भाई हाँ, अब जब सब साफ हो गया है, चाहे गुप्ता जी की जिठानी हो या शर्मा की देवरानी, परपंच करने में और पीठ पीछे छुरा घोंपने में तो तेरा कोई सानी ना है संध्या। आज से ये नाटक बंद। अब जा और जाके सचमुच का चौका बर्तन कर, जिससे इस जहर उगलने वाली जीभ को थोड़ा आराम मिले और इस घर को थोड़ी शांति। संध्या शर्म और अपमान के मारे पानी पानी हो गई। वो बिना एक शब्द बोले, अपना सिर पूरी तरह झुकाए चुपचाप रसोई की तरफ कदम बढ़ा दी। पूरे परिवार के सामने उसका ढोंग हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और उसकी बोलती पूरी तरह बंद हो चुकी थी।